गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो विद्यार्थी अभी भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा कार्बनिक मृदा कोलाइड का महत्व। कार्बनिक मृदा कोलाइड का महत्व। कार्बनिक मृदा जो कोलाइड होती है उस कार्बनिक मृदा कोलाइड के क्या महत्व है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कार्बनिक मृदा कोलाइड का महत्व। जैसे कि आपको पता है कार्बनिक कोलाइड ह्यूमस को बोलते हैं और जो ह्यूमस है उसके इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। एक एक करके इसके जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं वो है मृदा संरचना। मृदा संरचना के बारे में हम बात करें तो मृदा कोलाइड की जो उपस्थिति होती है, ह्यूमस की जो उपस्थिति होती है वो मृदा संरचना की में सुधार करने में सहायक होती है। मृदा की जो संरचना होती है, उर्वरक क्षमता होती है, पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसमें सुधार करते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति मृदा सुधार में सहायक होती है। उसकी जो संरचना होती है, रंध्र अवकाश होता है, जल धारण करने की क्षमता होती है, सामान्यतः इनमें सुधार देखने को पाया जाता है ह्यूमस की उपस्थिति में। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमस के कारण मृदा संरचना में सुधार हो जाता है। ह्यूमस की उपस्थिति ही क्या करती है, मृदा सुधार कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरा जो कारण क्या है, जो मृदा कार्बनिक जो कोलाइड है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरा उसका महत्व क्या है, तो दूसरा है आपके धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। जैसा कि आपको पता है ये दो या तीन बार पहले भी आ चुका है कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है। धनायन विनिमय क्षमता होती है आयनों के आदान प्रदान करने की क्षमता। जो मृदा के अंदर उपस्थित आयन होते हैं उन आयनों को आदान प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे ही धनायन विनिमय क्षमता अपन कहते हैं। तो ह्यूमस जो होता है वो ह्यूमस धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। मृदा के अंदर जो ह्यूमस की उपस्थिति होती है वो मृदा में आयनों के, विशेषकर धनायनों के जो विनिमय की क्षमता होती है उस धनायनों के विनिमय की क्षमता को बढ़ा देता है। ह्यूमस मृदा में धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाता है। ह्यूमस जो होता है वो ह्यूमस मृदा के अंदर धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाता है और धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने के कारण मृदा में पोषक तत्व की पूर्ति होती है। मृदा में धनायनों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, मृदा के अंदर जो धनायन होते हैं उन धनायनों की मात्रा मृदा के अंदर बढ़ जाती है। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस की अपन बात करें तो वह है मृदा ताप। मृदा का जो टेम्परेचर होता है वो किस प्रकार से ह्यूमस के द्वारा प्रभावित होता है। आपको पता है कि जो मृदा होता है, मृदा में उपस्थित जो ह्यूमस होते हैं वो या तो काले रंग के होते हैं या फिर गहरे भूरे रंग के होते हैं। गहरे भूरे या काले रंग की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, सूर्य के ताप को एब्जॉर्व कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को, विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जिसके कारण मृदा के अंदर तापमान में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक वो नष्ट हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और मृदा की जो पोषक तत्वों के लिए आवश्यक टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस को देखो, ध्यान रखना, मृदा कार्बनिक कोलाइड ह्यूमस है। तो ह्यूमस मृदा के ताप को बढ़ाने में सहायता करता है।
जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को ह्यूमस क्या करता है, बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका अगला इंपॉर्टेंस जो है वो है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, ह्यूमस की उपस्थिति, जो मृदा के अंदर ह्यूमस की जो उपस्थिति होती है वो उपस्थिति मृदा के अंदर जल धारण क्षमता को बढ़ा देती है। मृदा के अंदर जो रंध्र अवकाश होते हैं वो रंध्र अवकाश बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है वो जल को अधिक समय तक संग्रहित करने में सक्षम हो जाती है। ह्यूमस की उपस्थिति मृदा के जल धारण क्षमता को बढ़ा देती है, जिसके कारण फसलों को अधिक मात्रा में अधिक समय तक जो जल होता है उसकी पूर्ति होती रहती है। मृदा में जो नमी होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। आर्द्रता मृदा में ज़्यादा समय तक रहने के कारण कई फसलें ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक कम नमी की उपस्थिति के अंदर वृद्धि कर लेती है। इस प्रकार से जो जल धारण क्षमता होती है वो अधिक होने के कारण फसलों के अंदर जो पानी देने की क्षमता होती है, पानी देने की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मृदा के अंदर ह्यूमस की उपस्थिति जल धारण क्षमता को बढ़ा देती है। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति, मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति जल धारण क्षमता बढ़ा देती है। मृदा के अंदर ह्यूमस की जो उपस्थिति होती है वो जल धारण क्षमता को बढ़ा देती है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है सुगठ्यता एवं सहसंजन। सुगठ्यता और सहसंजन, सुगठ्यता एवं सहसंजन। सुगठ्यता का मतलब होता है कि उसकी जो मृदा की शेप होती है उसको स्थिर बनाए रखना, और सहसंजन का मतलब होता है कि समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। मृदा की शेप को एक जैसी बनाए रखना सुगठ्यता होगी, और सहसंजन होगा मृदा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें समान बल लगना। ह्यूमस की उपस्थिति के अंदर ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती है। कहने का मतलब मृदा में जो ह्यूमस की उपस्थिति है वो ह्यूमस की उपस्थिति मृदा की सुगठ्यता और सहसंजन को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं ह्यूमस की उपस्थिति मृदा में सुगठ्यता व सहसंजन को कम कर देती है। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति ही सुगठ्यता और जो सहसंजन होता है उसकी मात्रा को कम कर देती है। इसका जो अगला इम्पोर्टेंस है मृदा कोलाइड का, ह्यूमस का जो अगला इम्पोर्टेंस है वो है उभय प्रतिरोधन क्षमता। अगला अपना जो टॉपिक है वो है उभय प्रतिरोधन क्षमता। देखो बच्चों, आप पढ़ के आए हो लास्ट चैप्टर में उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि मृदा के अंदर या कोलाइड जो होते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है, और जो मृदा कोलाइड होती है उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। मृदा कोलाइड में क्या होता है कि जब आंशिक रूप से अम्ल या क्षार डाला जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी जो पीएच मान होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, उसकी जो प्रकृति होती है वो स्थिर बनी रहती है। आंशिक अम्ल या क्षार डालने के बाद भी जो मृदा की पीएच मान होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो स्थिर बनी रहती है, उसे ही बोलते हैं उभय प्रतिरोधन। और ये जो मृदा के अंदर क्षमता पाई जाती है कितनी मात्रा में है, कितनी प्रतिशत उसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है, इस चीज़ को अपन बोलते हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता। कहने का मतलब मृदा के अंदर आंशिक अम्ल या क्षार डालने पर उसकी पीएच में परिवर्तन को रोकने की क्षमता कितनी है, यह उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमस होता है वह उभय प्रतिरोधन क्षमता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ह्यूमस की जो उपस्थिति होती है वो मृदा के अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। ह्यूमस की उपस्थिति के कारण मृदा जो होती है उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम मृदा के अंदर अम्ल या क्षार डालते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम मृदा में अम्ल या क्षार डालते हैं तो मृदा के पीएच में परिवर्तन
कम होता है या होता ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि मृदा की उभय प्रतिरोधक क्षमता अपने को बढ़ानी है तो उसके अंदर मृदा कोलाइड या हम यह कह सकते हैं जैविक कार्बनिक मृदा कोलाइड जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं उसकी उपस्थिति बढ़ाना आवश्यक है। तो अगर अपने को मृदा में उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति बढ़ाना आवश्यक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ह्यूमस मृदा में उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाता है। मृदा के अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता जो होता है वो ह्यूमस बढ़ाता है। अर्थात मृदा की पीएच मान आंशिक अम्ल या क्षार ढालने पर परिवर्तित नहीं होती है। कहने का मतलब ह्यूमस मृदा के अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाता है, अर्थात मृदा की जो पीएच मान होते हैं उसमें पीएच मान में आंशिक अम्ल या क्षार डालने का कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन देखने में नहीं आता है। ये 6 आपके हो गए हैं मृदा कोलाइड के इंपोर्टेंस, मृदा कोलाइड के महत्व। 7वां जो इंपोर्टेंस है वो है पोषक तत्वों की उपलब्धता। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें पॉज करके। आगे पर देखते हैं पोषक तत्व की उपलब्धता। पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो किस प्रकार से ह्यूमस की उपस्थिति में प्रभावित होती है। क्या ह्यूमस की उपस्थिति पोषक तत्वों को बढ़ाती है या कम करती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। तो सामान्यतः देखने में आता है कि जो ह्यूमस होता है वो पोषक तत्व की उपस्थिति बढ़ाता है। मृदा के अंदर पोषक तत्व जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पोषक तत्व की उपस्थिति ह्यूमस जो होता है वो ह्यूमस की उपस्थिति मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपस्थिति को बढ़ा देती है। पोषक तत्व धनायन होते हैं, जितने भी खनिज पोषक तत्व होते हैं, NPK है, CMGS है, ये जितने भी सूक्ष्म और लघु मात्रिक जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों की मात्रा ह्यूमस की उपस्थिति के कारण जैविक कार्बनिक जो कोलाइड होता है उन जैविक कार्बनिक कोलाइड की उपस्थिति के कारण बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि ह्यूमस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में सहायक है। जो ह्यूमस होता है वो ह्यूमस पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने में सहायता करता है मृदा के अंदर। ये है आपके जो इम्पोर्टेंस है वो होते हैं यहाँ खत्म। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अगला जो टॉपिक है वो है मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। अपन ने पढ़ा था सिलिकेट जो क्ले पढ़ी थी, उन सिलिकेट क्ले के अंदर 3 प्रकार की अपन ने सिलिकेट क्ले पढ़ी थी, मोंटमोरिलाइट, केओलाइट और इलाइट। 3 प्रकार की जो अपन ने सिलिकेट क्ले पढ़ी थी, उनके किनारों पर जो आवेश की उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो अगला अपना टॉपिक है मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। मृत्तिका जिसको क्ले बोलते हैं, मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो अपने पास 2 सिद्धांत हैं, 2 कारण हैं या 2 तरीके से अपन समझ सकते हैं कि मृत्तिका जो कण होते हैं उन कणों के ऊपर किस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः पहला जो सिद्धांत है, पहला जो कारण है वो यह है खुले क्रिस्टलीय किनारे।
खुले क्रिस्टलीय किनारे, खुले क्रिस्टलीय किनारे। ये सिद्धांत क्या बताता है, किस प्रकार से मृत्तिका के अंदर कणों पर आवेश की उत्पत्ति होती है। इस संबंध में अपन चर्चा करें तो आपने पढ़ा था कि जो सिलिकेट क्ले होती है वो परतों के रूप में पाई जाती है, और जो परतें होती हैं वो एल्यूमिना और सिलिका की होती हैं। उनके बीच में हाइड्रोक्सिल OH- या ऑक्सीजन बंध के माध्यम से वो जुड़ी हुई होती है। सामान्यतः आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जो क्या होती है, मृत्तिका होती है, वो मृत्तिका परतों में पाई जाती है। पता है आपको मृत्तिका कैसे किस में पाई जाती है, परतों में पाई जाती है। मृत्तिका जो परतों में पाई जाती है वो परतें होती हैं एल्यूमिना। ये परतें किसकी बनी हुई होती हैं, ये परतें होती हैं आपके, ये परतें एल्यूमिना व सिलिका की होती हैं, सिलिका की होती हैं। ये जो परतें होती हैं वो या तो एल्यूमिना की होती हैं या फिर किसकी होती हैं, सिलिका की होती हैं। अगर हम इसके बारे में देखें कि ये परतें जो आगे होती हैं, ये परतें अपने, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं पहले, मृदा सिलिकेट क्ले की जो प्रकार पढ़े थे उसमें। ये परतें ऑक्सीजन व OH- द्वारा बंधित होती है, हाइड्रोक्सिल समूह या ऑक्सीजन के द्वारा क्या होती हैं, बंधित होती हैं। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है कि जो pH वैल्यू होती है, pH मान जो होता है मृदा में, वो मृदा का pH मान उसके आवेशों की उत्पत्ति का कारण बनता है। जैसे यदि हम यहाँ देखें कि मृदा की जो pH है, यदि मृदा की pH में क्या होता है, मृदा की pH में वृद्धि होती है, मृदा की pH में वृद्धि होती है। मृदा की pH में जब वृद्धि होती है, मृदा की pH में जब वृद्धि होती है तो OH- आयन बढ़ते हैं। मृदा की pH में वृद्धि होती है तो OH- आयन बढ़ता है, क्योंकि मृदा की अधिक pH क्षारीयता को बढ़ावा देती है, और मृदा की जो अधिक pH है वो OH- आयनों की उपस्थिति के कारण होगी। तो जब ये OH- आयन बढ़ जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है, उस मृदा की जो क्ले होती है मृत्तिका, उसके ऊपर आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। अब किस प्रकार से होती है अपन देखते हैं। सिलिका है, उसकी परत के अंदर OH- आयन उपस्थित है। इस प्रकार से आपकी जो सिलिका है उसकी परत उपस्थित है। जब मृदा के अंदर क्या होता है, OH- की उपस्थिति हो जाती है, कहने का मतलब pH का मान अधिक हो जाता है, तो मृदा में OH- की उपस्थिति हो जाती है। ये जो OH- की उपस्थिति होती है, ये क्या करती है, आपके मृदा के अंदर क्या करती है, हाइड्रोजन होती है H+, उसको प्रतिस्थापित कर देती है। यहाँ से जो हाइड्रोजन होती है उसको साइड में ले जाती है, और यहाँ पे क्या बच जाता है, सिलिका बच जाता है, और इधर H2 हो जाता है। अब इसमें से OH हाइड्रोजन क्या हो गया है, निष्कासित हो गया है। इसमें से जब किसका निष्कासन हो गया है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया है। धन आयन जो है उसका क्या हो गया है, यहाँ से निष्कासन हो गया है। हाइड्रोजन जो होता है वो H+ के रूप में निकल के जाता है, तो यहाँ पे ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो मृत्तिका की जो परत है, उस मृत्तिका की परत में pH के मान में जब वृद्धि होती है तो OH वृद्धि हो जाती है, और ये जो OH होता है, ये है OH, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, यह है OH- मृत्तिका से H+ को प्रतिस्थापित कर देता है। ये क्या कर देता है, मृत्तिका से H+ को प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ देखो आप, ये मृत्तिका जो सिलिका है उसकी परत है, H+ यहाँ से निकल गया, H+ निकलने से ये ऋणावेशित हो गई, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ऋणावेश की वृद्धि हो गई। सिलिका जो है उसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। ऐसे ही अगर हम देखें, एल्यूमिना की परत है, ये आपके क्या है, एल्यूमिना है, यहाँ पे OH है। ऐसे ही OH की उपस्थिति हो जाएगी, OH- जब मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी,
ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से फिर वैसे ही क्या होगा, H प्लस चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा तो ये क्या बना जाएगा, LO माइनस प्लस H2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मृदा के ऊपर जो ऋणावेश की उत्पत्ति हो रही है वो हो रही है खुले क्रिस्टलीय किनारों के गुण के आधार पे। मृदा में इस प्रकार से क्या होती है, मृत्तिका की जो परत होती है उसके ऊपर ऋणावेश में वृद्धि होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर जो अगला सिद्धांत है उसको अपन पढ़ते हैं। अगला जो आपका सिद्धांत है वो सिद्धांत है समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन भी क्या करता है, मृदा के जो मृत्तिका होती है, सिलिकेट क्ले जो होती है, उस सिलिकेट क्ले के ऊपर क्या करती है, सिलिकेट क्ले में आवेश की उत्पत्ति का कारण बनती है। समाकृतिक प्रतिस्थापन। दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो है समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या होता है, समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या होता है, इस बारे में हम बात करें तो सामान्यतः जो मृदा क्ले होती है उस मृदा क्ले में उपस्थित जो धनायन है उस धनायन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे धनायन के द्वारा हो जाता है, और वो धनायन सामान्यतः ऐसा होता है कि उसकी जो संयोजकता होती है वो पहले वाले की तुलना में या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। इस प्रकार का जो क्या होता है प्रतिस्थापन होता है उसको बोलते हैं समाकृतिक प्रतिस्थापन। कहने का मतलब मृदा जो क्ले है, सिलिका जो है, सिलिका क्ले जो है, उस सिलिका की जो क्ले के अंदर उपस्थित जो धनायन है उस धनायन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे धनायन के द्वारा हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समाकृतिक प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं। मृत्तिका में उपस्थित किसी धनायन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे धनायन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे धनायन के द्वारा हो जाना ही समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। कहने का मतलब मृदा क्ले में उपस्थित कोई जो धनायन है उस धनायन का प्रतिस्थापन यदि किसी दूसरे धनायन के द्वारा हो जाता है तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको अपन बोलते हैं समाकृतिक प्रतिस्थापन। अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ये अपने क्या है, एक सिलिकेट क्ले है, ये सिलिकेट क्ले हैं। इस सिलिकेट क्ले के अंदर सामान्यतः ये S+4 O-2 और ये भी O-2, ये क्या उपस्थित है, सिलिका है, जो सिलिका उपस्थित है सिलिकेट क्ले के अंदर। अगर हम ये देखें कि इसका ये जो है इसके ऊपर आवेश कैसा है, ये प्लस के 4 हैं और ये माइनस का कैसा है, 4 है, 2 ये हैं और 2 ये हैं। इस स्थिति में यदि हम बात करें तो ये कैसी है, ये है, ये जो सिलिका परत है ये क्या है, सिलिका परत। ये सिलिका परत कैसी है, ये सिलिका परत जो है आपकी वो है उदासीन है, क्योंकि 4 धनायन है और 4 ऋणायन है। ऐसी स्थिति में ये उदासीन है। उदासीन का मतलब ये कैसी है, आवेश रहित है। अब क्या होता है कि यदि यहाँ जो सल्फर उपस्थित है, सिलिका है, इसको अपन ने सल्फर लिख दिया है, इसको सिलिका लिखना है, ये लो, ये जो सिलिका उपस्थित है इस सिलिका को
का प्रतिस्थापन यदि किसी दूसरे किसके द्वारा हो जाता है, आयन के द्वारा हो जाता है। इधर देखते हैं अपन, इसका प्रतिस्थापन हो रहा है किसी दूसरे धनायन के द्वारा। ये जो धनायन है, यदि अपन देखें कि यहाँ पे सिलिका की जगह क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, सिलिका की है 4। ऑक्सीजन इधर पहले से उपस्थित है -2 में, इधर वाले भी -2 में उपस्थित है। अब अपन देखें तो यहाँ पे धनायन तो 3 है और ऋणायन कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। इस स्थिति के अंदर ये क्या हो गया है, ये जो आयनिक प्रतिस्थापन यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है, आयनिक प्रतिस्थापन, यहाँ पर आयनिक प्रतिस्थापन हो गया है। और आयनिक प्रतिस्थापन के कारण ही यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया है, यहाँ पे ये ऋणावेशित हो गया है, ऋणायन या ऋणावेश की उत्पत्ति। ये जो परत है, इस परत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उदासीन परत है, 4 धनायन 4 ऋणायन, परत उदासीन है। लेकिन सिलिका के स्थान पर एल्यूमिनियम आ गया है। सिलिका के स्थान पर एल्यूमिनियम आने के कारण धनायन की कमी हो गई, ऋणायन वृद्धि हो गई है। इसका मतलब इसके ऊपर आवेश आ गया है। यह आवेश कैसा है, ऋणात्मक आया है और इसको बोलते हैं ऋणायन की उत्पत्ति। तो दूसरी जो आपके सिलिका के जो ये सिलिका है, उस सिलिका के स्थान पर एल्यूमिनियम आ गया है। इस प्रकार से जो प्रतिस्थापन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं समाकृतिक प्रतिस्थापन। दूसरा और देख सकते हैं अपन, दूसरा अपने पास है, यदि एल्यूमिना की परत हो, ये किसकी परत हो बच्चों, ये परत हो आपके एल्यूमिना की। जब ये एल्यूमिना की परत होगी तो उस स्थिति के अंदर Al+3 होगा और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी, 3। ऑक्सीजन की संख्या 3 होगी एल्यूमिना की स्थिति में। अब अपन यहाँ देखते हैं इस स्थिति के अंदर ये जो सिलिका परत है वो कैसी है, एल्यूमिना परत है, सॉरी ये एल्यूमिना परत उदासीन। वैसे तो ये सिलिका परत ही है। सिलिका परत कैसी है, उदासीन है। सिलिका परत ये उदासीन प्रकृति के है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, आवेश नहीं है, आवेश रहित है ये इस स्थिति में। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो प्रतिस्थापन है वो, इसका प्रतिस्थापन यदि किसके द्वारा हो जाता है, इसका प्रतिस्थापन हो जाता है मैग्नीशियम के द्वारा। क्योंकि मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पे आपके ये है O-2 O- और यहाँ पे क्या है Mg+2। यहाँ पे जो आपके सिलिका है, एल्यूमिनियम है, वो किससे प्रतिस्थापित हो गया है, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से जब ये प्रतिस्थापित हो गया है तो यहाँ पे ऋणावेश में वृद्धि हो गई है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इस स्थिति के अंदर क्या हुआ है, आयनिक प्रतिस्थापन हो गया है। ये क्या हो गया है, आयनिक प्रतिस्थापन, ये आयनिक प्रतिस्थापन हो गया है। और इस स्थिति के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे ऋणायन या फिर ऋणावेश की उत्पत्ति। इस प्रकार से यहाँ पे ऋणायन या फिर ऋणावेश की उत्पत्ति हो गई है। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा वाला सिद्धांत था आपका, वो था समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या होता है कि मृदा कले के अंदर जो पाए जाने वाले धनायन हैं उसका जो प्रतिस्थापन किसी दूसरे धनायन के द्वारा हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं मृत्तिका समाकृतिक प्रतिस्थापन। और इसके परिणाम स्वरूप ऋणायनों की उत्पत्ति होती है। और ये 2 प्रकार के उदाहरण, जो सिलिका परत है और एक है एल्यूमिना परत, इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करने इसको, वैसे नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है, 3rd चैप्टर मृदा, जो कोलाइड वाला चैप्टर था, वो आपका समाप्त होता है। इसी के साथ अगला टॉपिक जो होगा, अगला जो लेसन होगा वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन। थैंक यू, धन्यवाद।